एक तलाकशुदा बेटी लाख गुना अच्छी मरी बेटी से। ये जो मैंने शब्द कहे, जो मैंने लाइनें कही, और हर एक माँ बाप को सुनना और समझना चाहिए जिनके घर में बेटी हैं जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हैं और घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जिस लड़के से हो सके, उससे फटाफट शादी कर लो। और शादी होने के बाद, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, शादी सिर्फ मंडप में नहीं होती है। असली शादी तब होती है जब मेहमान चले जाते हैं, जब घर पे आए सारे गेस्ट चले जाते हैं, जब लड़की उस लड़के के घर पर एक महीना बिता लेती है, तब असली शादी होती है। आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर, तुषार शर्मा केस के अंदर सेकेंड पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसे लेकर संशय अब तक बना हुआ है। जो डॉक्टरों की टीम आई थी, उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट्स को कंपाइल कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हम आपको हर एक जानकारी से अवगत करवाएंगे। आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हम आपको बताएंगे वो 5 सवाल जो दिल्ली की एम्स की डॉक्टर की टीम ढूंढ रही है, तलाश रही है, और जिसका जवाब जल्द मिल सकता है। लेकिन उससे पहले इस डिकोडिंग क्राइम में हम आपको इस तस्वीर को दिखाकर बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इसे डिकोड करेंगे, बताएंगे कि क्या चीज है। दरअसल यहीं पर तुषार शर्मा की लाश बरामद की गई थी। ये जिम है, कहां पर है, क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं और क्यों इसे लेकर तमाम तरीकों से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अंदर ऐसा क्या मिला है कि दिल्ली से गई एम्स की डॉक्टरों की टीम भी इस जगह पर गई, वहां उसका मुआयना किया, समझना चाहा कि तुषार शर्मा की लाश किस हालत में मिली थी। अब उसके बारे में बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि जिस तरीके से गिरबाला सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुद स्वायत्ता संज्ञान लेना पड़ा इस केस में, और कहना पड़ा क्योंकि जज पर सवाल उठा था, तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून व्यवस्था और कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं मीडिया में, इसलिए उन्हें आगे आना पड़ा। वो खुश हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा गया है और वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने बैठे हैं, कुछ देर पहले ही जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में से गिरबाला सिंह को बहुत बड़ी राहत मिली है। वो क्या राहत मिली, इस वीडियो के अंत तक आपको वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले समझिए कि असल में तुषार शर्मा की लाश जहां मिली थी, वहां पर क्या क्या गड़बड़ियां मिली हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसका कई बार जिक्र किया गया, तुषा की बहन के द्वारा भी जिक्र किया गया कि जब तुषा हेडफोन लेकर ऊपर जा रही है, उस वक्त वो जिम करने जा रही है। तो इस वक्त की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये घर का वही इलाका है, जो गिरबाला सिंह का घर है, उसका वही इलाका है जिसे जिम की तरीके से यूज़ किया जा रहा है। आप यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो छत है, अगर छत से थोड़ा नीचे आएंगे तो 2 टायर आपको दिख रहे हैं, जो रबड़ के टायर होते हैं, वो लटकाए गए हैं, और उसके साथ एक इलास्टिक बैंड या इलास्टिक बेल्ट जैसी कोई चीज़ भी लगी हुई है, जो एक्सरसाइज करने के यूज़ में आती थी। अब अगर आप इस पूरे सिनेरियो को या इस पूरे पिक्चर को देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ आदमी दिख रहे हैं, इसके अलावा एक चप्पल दिख रही होगी, ये तुषा की चप्पल है। और जो 2 ये टायर दिख रहे हैं, उसमें अगर एक पर गौर करेंगे तो एक की जो बेल्ट है वो नीचे ज़मीन से लटकी हुई है, यानी ये वो चीज़ नहीं है जिसके द्वारा तुषा की मौत हुई। अब अगर दूसरी साइड देखेंगे तो उसमें अगर आपको साफ तौर पे दिखेगा कि एक टायर है और उसके अंदर जो बेल्ट है वो एक बड़ी है और एक छोटी है। तो अनुमान लगाया गया कि ये जो बेल्ट है शायद इसी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से जो तुषा है उसकी मौत हो गई है। अब ये जो पूरी चीज़ है, जो पूरा सीक्वेंस है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो करीब-करीब फ़ोटो देखकर ये समझ में आ रहा है कि रात की तस्वीर ली गई है। अब ये हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दीपक ने शुरुआत में कहा कि वो गिरबाला सिंह हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान क्यों लेना पड़ा, तो उसकी भी कई सारी वजह हैं। उसमें सबसे अहम वजह यह है कि पुलिस किस तरह से लापरवाही कर रही है। अब सोचिए, तो बताया जा रहा है कि तुषा की मौत करीब 10 बजे के आसपास हुई। इन्फॉर्मेशन गई पुलिस के पास, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, तुषा को एम्स भी ले जाया जाता है, वहाँ बताया जाता है कि वो मर चुकी हैं, उनकी मौत हो गई है। अब इसके बाद जब इस पूरे क्राइम सीन पर, जहाँ पर घटना घटी है, वहाँ पर जब पुलिस की टीम आती है, सोचिए तस्वीर वगैरह लेती है। अब जिस चीज़ से कहा जा रहा है कि मौत हुई, अगर सोचिए किसी का मर्डर किया
जाए, किसी ने खुद मौत को गले लगाया, तो वो जो चीज़ है, यानी जो हथियार है, अगर गोली से मारा गया, बेल्ट से मारा गया, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा वो घटना घटी है, उसके बारे में पुलिस को कोई अता पता ही नहीं है। अब होता ये, पुलिस यहाँ पर आती है, पूरा मुआयना करती है, हर एक चीज़ देख लेती है, लेकिन उस बेल्ट को ही ले जाना भूल जाती है जिसकी वजह से तुषा की मौत हुई है। अब आप यूँ समझिए कि ये पुलिस की लापरवाही थी या गिरबाला सिंह का खौफ था, या वो जज से डर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने इस तरह से तफ्तीश नहीं की। अब 12 तारीख की रात को पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, 12 से पूरा 13 का दिन आ जाता है, 12 घंटे ऐसे बीत गए, 13 बीतती है, 14 बीतती है, कहा जा रहा है 15 तारीख को पुलिस को होश आता है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इसको जब्त किया जाता है। अब सोचिए, एक जो पोस्टमार्टम हो गया एक लड़की का, उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, उसके गले पर जो भी मार्क हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका आखिर मिलान कैसे किया कि उसी बेल्ट के ज़रिए हुआ है, रस्सी से हुआ है, किसी कपड़े से हुआ है, किसी ने हाथ से किया है, कैसे उन डॉक्टर्स की टीम ने उसका मिलान किया होगा, क्योंकि आपने वो बेल्ट तो वहाँ पहुँचा ही नहीं। अब यहाँ पर परिवार भी देखिए क्या कह रहा है, वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि सोचिए, अगर हमारी बहन का हम अंतिम संस्कार कर देते, अगर तुषा का अंतिम संस्कार हो जाता और इसके बाद ये लापरवाही सामने आती, तो सोचिए, सच तो कभी सामने आता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या था। साथ ही साथ पहली बार जो तुषा के पति हैं समर्थ सिंह, वो भी सामने आए, उन्होंने अलग ही कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से तुषा का बिहेवियर चेंज हो गया था कैमरे पर आकर। जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, जब वो पुलिस की गिरफ्त में थे, तब कैमरे पर उन्होंने कई सारी कहानी बताई, जिनमें से अगर हम आपको बताना शुरू करें तो आप समझिए कि उनकी कहानी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ नज़र आ रही है। दरअसल जो पति समर्थ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, 17 अप्रैल 2026 को हमें अचानक से तुषा की प्रेगनेंसी का पता लगा और उसके बाद से हमारी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। शादी के बाद चीज़ें ठीक थी, सब कुछ सही चल रहा था, हम हनीमून पर भी गए थे, लेकिन 17 अप्रैल 2026 से वो तारीख थी कि हमें पता लगता है कि तुषा जो है प्रेग्नेंट है। और इसके बाद तुषा अक्सर ये बोलती कि मैं फिल्मों के लिए बनी हूँ, मैं ग्लैमर वर्ड के लिए बनी हूँ, मैं शादी के लिए नहीं बनी हूँ, मैं गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकती। और इस पर उनके हस्बैंड ने पूरी ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को तुषा अपनी माँ और भाई के साथ भोपाल चली गई थी। इसके बाद उसने इन लोग का बैंगलोर जाने का प्लान था 24 तारीख को इसके पति के साथ, तो तुषा ने अचानक से मना कर दिया। पहले प्लानिंग थी, लेकिन अचानक से वो अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। और फिर ये कहकर वो अपने भाई के पास, यानी जो मेजर उसका हर्षित भाई है, उसके पास अजमेर चली जाती है। और उसके हस्बैंड यानी जो समर्थ है, वो बता रहे हैं इस पूरे मैटर पे, वो कह रहा है कि जब तुषा अपने भाई के पास गई तो मैंने उससे कहा ठीक है, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, और तुषा ने मुझसे कहा ठीक है, तुम बैंगलोर चले जाओ, जब तुम बैंगलोर से वापस भोपाल आ जाना तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊंगी, अभी मैं अपने भाई के यहाँ आई हुई हूँ। और इस पर हस्बैंड बेंगलोर में कुछ काम था, वो सब काम निपटा कर जब वापस भोपाल आता है, अपनी वाइफ को बताता है, तो जो तुषा है वो वापस तो आती है, लेकिन समर्थ उसके बारे में जब पता करता है तो उसे पता लगता है कि वो अपने भाई के पास सिर्फ एक दिन रुकी थी अजमेर, उसके बाद वो दिल्ली चली गई थी। अब जब ये सारी चीज़ें पता लगती हैं तो इनके बीच में खटपट होती है, तुषा बार बार ये चीज़ें कहती है और कहानी वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाती है। सारी चीज़ें जो कहने की हैं वो सारी समर्थ कह रहा है मीडिया के सामने आके अपनी वाइफ के बारे में, और वो कह रहा है कि जिस दिन तुषा की मौत हुई उस दिन भी हमने साथ में खाना खाया। वो समर्थ जो है वो ये बताता है कि 12 तारीख को शाम को 6 बजे तुषा पार्लर गई, 6:30 7:30 के आसपास वापस, माफ़ करिए 3:30 बजे वो पार्लर गई, इसके बाद वो 6:30 तक वापस आती है। हम दोनों कुछ देर पार्क में टहलने जाते हैं और टहलने के बाद करीब हम 7:30 से 8 के आसपास डिनर लग जाता है, डिनर करते हैं, और इसके बाद 8:30 बजे रात को तुषा अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पर आपको कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। ये जो समर्थ ने बताया है, ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। दरअसल जब रात को तुषा कमरे में सोने गई तो समर्थ ने बताया कि करीब आधा घंटा बीता और फिर इसके बाद मैं भी नीचे वाले कमरे में चला गया और काफ़ी थका था, इसलिए मुझे नींद आ गई। इसी दौरान कुछ देर बाद मेरी माँ यानी गिरबाला सिंह जो जज हैं वो कॉल करती हैं और पूछती हैं कि बेटा तुषा कहीं मिल नहीं रही, क्या तुमने उसे देखा? इस पर जो हस्बैंड समर्थ है वो कहता है कि नहीं, और फिर बताता है कि कुछ देर बाद तुषा की माँ का फ़ोन भी मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि तुषा बहुत रो रही थी, घबराई हुई है, कुछ टेंशन में है, जाकर उसको देख लो। और इसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो हमें लगा शायद वो छत पर गई होगी। और इसके बाद जो मेरी माँ गिरबाला सिंह है, यहाँ पर देखिए अब तक सबको लग रहा था गिरबाला सिंह नीचे थी, लेकिन सबसे पहले लाश देखने वाली कौन थी? गिरबाला सिंह ही थी। अब समर्थ के मुताबिक गिरबाला सिंह जो है वो फिर ऊपर जाती हैं सीढ़ियाँ चढ़कर। ऊपर जाने के बाद वो जैसे देखती हैं कि उनकी बहू जो है उन्होंने बेल्ट से कुछ ऐसी चीज़ की जिससे उसकी सांसें नहीं चल रही, वो चिल्लाती हैं और इसके बाद समर्थ ऊपर जाता है और फिर वो बताता है कि मेरी माँ बगल में खाट या चारपाई जैसी चीज़ थी, उस पर चढ़ती हैं और उसको उतारने की कोशिश करती है। मैंने उसको
नीचे से पकड़ा था और हम उसे त्रिशा को नीचे लिटाते हैं और इसके बाद सीपीआर देने की कोशिश करते हैं। और लोग भी आते हैं, पड़ोस में जाकर एक मौसी रहती है, उनके लड़कों को बुलाकर लाते हैं हेल्प के लिए। जो आप सीसीटीवी में देखते 3-4 लोग थे, वो वही लोग थे और फिर उनसे मदद ली जाती है और सीपीआर दिया जाता है और इसके बाद उसे एम्स ले जाया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि उसकी मौत हो गई। ये पूरी कहानी समर्थ ने बताई है, लेकिन समर्थ ने साथ ही साथ ये बताया कि जो त्रिशा थी उसकी हाइट करीब 5 फीट 8 इंच थी, उसका वजन भी 80 किलो था, तो ऐसे में अकेले कुछ भी कर पाना मुश्किल था, इसलिए कई लोगों को बुलाया गया। अब समर्थ ने पूरी कहानी तो बता दी, लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समर्थ की इस कहानी को काटती हैं, समर्थ की इस पूरी कहानी पर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। वो कैसे, तो देखिए, पहला ये है, अगर त्रिशा ने बेल्ट से सारी चीज़ें की तो उसकी बॉडी पर कई सारे चोट के निशान कैसे थे, किस तरीके से, क्योंकि जब भोपाल एम्स ने त्रिशा का पोस्टमार्टम किया तो उनके मुताबिक जो बेल्ट है या जो भी उसके गले पर मार्क था वो तो था, लेकिन इसके अलावा खरोच के निशान थे उसके गले पर, उसके बाएं हाथ और कलाई के ऊपर चोट के निशान थे, दाईं हाथ की कलाई पर भी चोट के निशान थे, छोटी उंगली टूटी हुई लग रही थी और खोपड़ी के नीचे यानी सिर का जो नीचे का हिस्सा था उस पर भी कई सारे खरोच थे, जैसे किसी ने मारा या घसीटा हो। ये एक चीज़ आई। इसके अलावा जो अगला सवाल है वो ये भी है कि वो जो बेल्ट है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से समर्थ ने पूरी कहानी बताई, अगर इतना ही सब कुछ साफ था तो आप इतने दिन भागे क्यों, आपकी माँ इस तरह से पूरी कहानी क्यों गढ़ रही थी, इतनी हर एक चीज़ साफ थी तो पुलिस पहले ही दिन वो बेल्ट लेकर क्यों नहीं गई। आप सोचो, उस बेल्ट का मिलान तक नहीं हो पाया जब भोपाल एम्स ने किया, तो उस चीज़ से जो लिगेचर मार्क थे उससे मिलान तक नहीं हो पाया। जब पुलिस वालों से पूछा गया, वो जिम्नास्टिक बेल्ट बोली जाती है, जब पुलिस वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर्स को दे दी बेल्ट, सोचिए, और जब डॉक्टर से पड़ताल हुई तो पता लगा उनके पास कोई बेल्ट नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही पोस्टमार्टम कर दिया। और इसके बाद 3 दिन बाद पुलिस वो बेल्ट लेकर आती है और फिर वो डॉक्टर से किसी काम की नहीं थी, इसके बाद उसे फॉरेंसिक को दिया जाता है। अब अगला सवाल क्या है जो उसके कहानी पर मतलब क्वेश्चन उठा रहा है समर्थ की, वो है सबसे अहम सीसीटीवी। सीसीटीवी इसलिए क्योंकि जिस तरह से समर्थ बता रहा है कि 7:30 बजे हम लंच करते हैं और फिर हम माफ़ करके डिनर करते हैं और डिनर के बाद फिर वो 8:30 नीचे जाती है, तो अगर सीसीटीवी के मुताबिक हम देखें तो 7:20 पर वो सीसीटीवी के मुताबिक ऊपर जाती दिख रही है। तो यानी कि कहानी पूरी गड़बड़ है, या तो इनके घर की सीसीटीवी का टाइमिंग गलत है, या समर्थ कुछ छुपा रहा है, या कुछ तो इस पूरी कहानी में झोल है। इसके बाद उन लोग के मुताबिक रात को 8:30 बजे अगर आप सीसीटीवी देखेंगे तो उसमें दिख रहा है कि वो सीपीआर दे रहा है, तो पूरी कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है जो भी समर्थ ने बताया है। अब टाइमिंग के हिसाब से अगर गौर करें तो 10:50 पे कहा जा रहा है त्रिशा की मौत हुई, तो इतना गैप, यानी सोचिए 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 20 मिनट और एक्स्ट्रा लिए गए। तो ये जो पूरा टाइम था, अगर ऐसी कोई घटना घटी थी, गिरबाला सिंह खुद जज हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि पुलिस चौकी जाना बहुत ज़रूरी है, पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई, बल्कि उनके घर से 100 मीटर दूरी पर ही एक चौकी थी। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अस्पताल ले जाने के बाद भी कोई खबर नहीं ली गई, पुलिस ने उसके बाद भी नई कोशिश की कुछ नई चीज़ निकालने की, गिरिबाला सिंह से डर रहे थे, वकील बेटे से डर रहे थे, क्या वजह थी पुलिस की इतनी सुस्ती की, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों पुलिस ने इस पूरे केस को मटियामेट करने की कोशिश की। अगली बात और अहम है, जो पुलिस ने एफआईआर में गलती की। एफआईआर में पुलिस ने पता नहीं किस तरह से एफआईआर लिखी, कहीं पर त्रिशा की एज 30 साल, कहीं 31 साल लिख दी, कहीं पर उसे 87 बॉन्ड दिखाया जिसके मुताबिक वो 39 ईयर की हो जाती है। तो इस तरह से कई सारी गलतियां क्यों, ये सारे सवाल जो त्रिशा के वकील हैं वो कोर्ट में उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि सर इस केस में शुरुआत से ही लापरवाही हो गई और पुलिस पर भरोसा करें तो करें कैसे। अगर पुलिस आकर कहे कि हमने इस टाइम देखा, ये देखा, तो यकीन माने भी कैसे जब उनके डॉक्यूमेंट ही सही नहीं हैं। इसके अलावा एक और सबसे अहम चीज़ ये है कि कहानी में एक नई चीज़ आई कि जो त्रिशा है वो पार्लर गई थी 3:30 से 6:30 के बीच में। अब वहाँ पर जो सीसीटीवी मौजूद है वो आखिर जो जज सास हैं गिरबाला सिंह ने मंगाने की कोशिश क्यों की, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने सूट बूट पहने, ब्लैक कलर के कोट पहने, वाइट शर्ट में कुछ लड़कों को 5 लड़कों को उस पार्लर में भेजा और पार्लर की जो ओनर है उनसे कहा गया कि आप हमें यहाँ की सीसीटीवी प्रोवाइड कराइए, हम वकील हैं, कोर्ट में ज़रूरत लगेगी और इसलिए आप हमें सारे फुटेज दीजिए जिसके अंदर त्रिशा दिखाई दे रही है। अब वो जो ऑनर है उसने इसलिए मना कर दिया, उसने कहा कि आपके पास पुलिस वाले नहीं हैं इसलिए हम आपको फुटेज नहीं दे सकते, बल्कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गिरबाला सिंह इस बात को लेकर दबाव बना रही थी कि उन्हें फुटेज दी जाए। तो अगर सब कुछ इतना साफ था तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी हड़बड़ी क्यों थी गिरबाला सिंह को कि वो फटाफट जाकर पार्लर का सीसीटीवी अपने पास रख लें या अपने पास मंगवा के रख लें। इसके अलावा
तुषा की माँ और अगर तुषा के आप चैट्स देखेंगे उसमें भी कई सारे सवाल उठते हैं। समर्थ ने पूरी कहानी तो बना दी कि वो दिल्ली चली गई थी, प्रेगनेंसी को लेकर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अगर उस मैसेज में गौर करेंगे तो तुषा बार बार लिख रही है कि उसको शक है। वो मुझसे पूछ रहा है कि बच्चे का बाप कौन है, प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो तुषा बार बार अपनी माँ से ये कह रही है और शायद इस वजह से वो प्रेगनेंसी को लेकर खुद भी दुखी है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो खुद उस पर डाउट कर रहा है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो कहानी है, ये अपने आप में समर सिंह की जितनी भी पूरी उसने थ्योरी बताई है उन सब पर सवाल खड़ा कर रही है। गिरबाला सिंह जिस तरह से बचने की कोशिश करी है उस पर सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन अब हालांकि क्योंकि जब जिस तरह से कोर्ट ने मंजूरी दी कि तुषा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पोस्टमार्टम किया, भी उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद या वो जो डॉक्टर्स हैं वो किन ऐसी चीज़ों पर जांच करेंगे जिसके बाद सारी कहानी साफ हो सकती है। चोट के निशान कैसे थे, क्या चीज़ें तुषा के साथ हुई थी और किस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है पोस्टमार्टम के अंदर, आप वो भी समझिए। जब भी किसी का पोस्टमार्टम होता तो कहा जाता है कि उसकी वीडियोग्राफी जरूर करवाइए, और वीडियोग्राफी कोई सामान्य फोन से या कोई ऐसे वैसे कैमरे से नहीं होती है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल कैमरा लगता है और उससे हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता है जो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं। और खास तौर पे जो एम्स के डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करते हैं तो इस बात की सुनिश्चित करते हैं कि हर एक चीज बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से की जाए। जब हम भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि एक जिंदा इंसान जो चीजें नहीं बता पाता है, एक मुर्दा ये बता देता है कि उसकी मौत किन किन वजह से हुई थी। मसलन के तौर पर जो तुषा शर्मा है, जब हम उनकी लाश को देख रहे थे तो एक नॉर्मल लेब मैन की तरह भी हमें उनकी गले पर दो निशान नजर आते हैं। एक ऐसा निशान जो मान लीजिए एक फंदे से लगा हो या बेल्ट से लगाया गया हो, और जो वनिता ने आपको जो फोटो दिखाई मैं फिर से आपको दिखाता हूं, वो कहा गया कि इसी जगह पर यहां पे इनकी मौत हुई है और एक बार फंदा लगा। लेकिन जो दूसरा फंदा वो कुछ और कहानी बता रहा है। मान लो कि किसी ने जानबूझकर चाहा कि तुषा शर्मा की जो सांसें हैं थम जाए, या तुषा शर्मा ने जानबूझकर दो बार फंदा लपेटा। ये इसमें बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि जब हैंगिंग हुई तो उसके बाद वो दो निशान बने तो बने कैसे, पहली चीज आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ये जो फंदा हम बेल्ट बात कर रहे हैं, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस किसी ने भी इस फोटो को लिया होगा वहां पर दो लोग और मौजूद हैं, चप्पल नजर आ रही है आपको, लेकिन इस बेल्ट को, इस क्राइम सीन को सील करने में मध्य प्रदेश की पुलिस को 72 घंटे लग जाते हैं। 72 घंटे, आप समझ रहे हैं कितना टाइम होता है। एक किसी की मौत हो जाती है, सस्पेंसफुल डेथ है, वहां पर पुलिस को 72 घंटे लग जाते हैं। जो रस्सी है, जो बेल्ट है, जो क्राइम सीन है, ना जाने कितने लोगों के वहां पे चप्पलों के निशान होंगे, हाथों के निशान होंगे, जिन्होंने बॉडी उतारा होगा उनके निशान होंगे। आपको सील कर देते तो वहां पर फिंगरप्रिंट्स मिल जाते, वहां पे फुटप्रिंट्स भी मिल जाते, लेकिन उस क्राइम सीन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। अब इसलिए जो एम्स से जो डॉक्टर की जो टीम गई थी वो जाती है वहां पर, उस क्राइम सीन को देखती है, समझती है कि यहां पर किन किन वजहों से तुषा शर्मा की मौत हो सकती है। वही टीम जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। अब समझिए डॉक्टरों का काम होता है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना। अब यहां पर जो तुषा शर्मा है, हम भी जब उनकी बॉडीज को देख रहे थे तो हमें आंखों के सामने जो भी, क्योंकि हम तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते, हम हुबहू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमें कोई निशान जैसा दिखने को मिला, एक निशान हमें यहां पे भी देखने को मिला। कान जो था वो ऐसा लग रहा था कि सुन्न पड़ चुका है। मैं वनिता से कह भी रहा था कि ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहां पर से चोट देने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्या चीजें थी वो। लेकिन जो एम्स की जो रिपोर्ट आई है, जो भोपाल की, जो पहले डॉक्टरों की टीम ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि पहले भी कुछ चोट के निशान हैं। अब जो हम खुद आंखों से देख रहे हैं, हम कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो देख के जो चीजें समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब यहां पर इतने आराम से 72 घंटे तक आप क्राइम सीन को सील नहीं करते, चोट के निशान हैं, डबल लिगेचर मार्क हैं। अब इत्तेफाक एक हो सकता है, इत्तेफाक इतने ज्यादा नहीं हो सकते हैं कि दो दो लिगेचर मार्क, दो दो निशान बन जाए रस्सियों के आपके गले पर, पुलिस भूल जाए उसको करना। अब यहां पे चोट के निशान आ जाना, तो अगर कोई सामान्य मौत होती तो कोई एक होता। अब इतनी ज्यादा गड़बड़ियां। उसके बाद पोस्टमार्टम में जो चीजें निकलकर सामने आई, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि जो तुषा शर्मा है उनकी हाइट है 166 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसमें गड़बड़ क्या बात है। तो दरअसल फैमिली का क्लेम है कि जो उनकी हाइट है, तुषार शर्मा की जो हाइट है वो 172 सेंटीमीटर है और उनका वेट 80 किलो है। अब यहाँ पर आप 6 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। क्या ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इस पर डाउट है। क्या बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ या कुछ डॉक्टरों से कुछ गलती हो गई है? 6 सेंटीमीटर का फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना सा भी हाइट अगर ऊपर नीचे हो, और जो फैमिली क्लेम कर रही है कि 6 सेंटीमीटर की गड़बड़ियां हैं, इसलिए दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत जो एम्स के डॉक्टरों की टीम को आ रही थी कि बॉडी को 11 दिन हो चुके थे। अब 11 दिनों से एक लाश पड़ी हुई है, बॉडी पड़ी हुई है। अब उसकी दोबारा पोस्टमार्टम में आप समझ रहे हैं क्या होता है? पूरी बॉडी को चीरा जाता है, एक एक पार्ट्स को समझा जाता है कहाँ पे चोट है, और उस बॉडी से जहर के नमूने लिए जाते हैं, उसे रखा जाता है। अब उसे फिर सील कर दिया जाता है, सीला जाता है। उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम में फिर से उसे काटा जाएगा। तो ये बहुत ही दर्दनाक होता है। अब उसके बावजूद भी अगर इंसाफ की राह में अगर ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो जो डॉक्टरों की जो टीम है उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी वो गलती ना करें। जो 6 सेंटीमीटर की जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, अब इस पे जो दूसरी डॉक्टर की जो पैनल की टीम है वो जो भी चीज़ बताएंगे उन्हें एक समझना पड़ेगा और इस चीज़ को संजीदा लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे इंसान की जान चली गई है जिसे बड़े नाजों से, बड़े प्यार से एक परिवार ने पाला पोसा, उसे एक दूसरे घर पर भेजा कि तुमने हमारे घर में जितनी खुशियां लुटाई हैं, तुम उस घर पे भी जाकर उतनी खुशियां दो। लेकिन उन लड़कों ने यह कहा कि नहीं, मुझे आपकी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उस लड़के ने कहा, जो कि समर्थ है, जो कि पति है, कि मैं तुम्हारे पिता से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाऊंगा। अपनी बीवी के पिता से ये सारी बातें कही जा रही हैं। उस बेटी को सोचिए, उसकी मेंटल ट्रॉमा कितना उसे झेलना पड़ रहा होगा। अब उसके बाद जो गिरबाला सिंह हैं, जज हैं, उनका एक बयान सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से उनका कहना है कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, मेरे खिलाफ अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं। उनका कहना है कि जो उनके पति हैं वो देश की सेवा में शहीद हो गए, वो एक विधवा है। जो उनके दोनों बच्चे हैं, एक विंग कमांडर है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में वकील था, है नहीं, उसे निकाल दिया गया इस केस के बाद। तो जिस परिवार ने देश की सेवा के लिए इतना कुछ न्यौछावर कर दिया, अब हर कोई उन्हें दुत्कार रहा है, उनके खिलाफ बोल रहा है, जो कि चीजें सही नहीं है। एक शहीद की बीवी के लिए अगर ये सारी चीजें बोली जाएं तो ये गलत है, ऐसा गिरबाला सिंह ने कहा है। तो यहाँ पे शहीद की बीवी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है गिरबाला सिंह जी। हम सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से वनिता ने कहा कि समर्थ जो आपका बेटा है, उसने कहा कि आपने जाकर सबसे पहली बार लाश को देखा। लाश को देखने के बाद हर किसी के हवाइयां उड़ जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाती हैं। आप जो तस्वीर देखेंगे, गिरबाला सिंह जिस तरीके से घूम रही हैं उस घर में इधर से उधर, वो अपने आप में डाउट पैदा करता है कि जो चीजें उस घर के अंदर हो रही थी उसे इतना ज्यादा सामान्य बना दिया गया था कि उस घर की अगर बहू भी चली जाए तो उस घर की सास को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। उस सास को फिक्र है कि उनके पौधों में जो उनकी बहू थी वो पानी नहीं देती थी। उनकी बहू जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी वो मंत्रों का उच्चारण नहीं करती थी। उनकी बहू जो एक तरीके से उनके बेटे का देखभाल ठीक से नहीं कर रही थी। तो कुल मिलाकर जो गिरबाला सिंह हैं, जज रहते हुए या जज का जो भी उन्हें एक तरीके से फायदा पहुंच रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये काम किया कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, जो वकीलों की जो फौज है, उन्होंने उनके बेटे को वहां से निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तौर पे कहा कि हमें संज्ञान लेना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर एक जज का नाम सामने आ रहा है और जज के नाम जहां कहीं भी सामने आएगा कानून प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए वो स्वतः संज्ञान लेकर इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो गिरबाला सिंह हैं उन्हें लगभग कल तक का वक्त दिया गया है कि क्यों ना आपकी बेल एप्लीकेशन जो रिजेक्ट का जो सवाल आ रहा है, पुलिस भी कह रही है कि आपकी बेल एप्लीकेशन रद्द होनी चाहिए। जो लड़की है, जो बहू है, बहू के घर वाले भी कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन रद्द होनी चाहिए। दूसरा कोई मामला होता तो शायद
किसी का बेल रद्द हो जाता, क्योंकि गिरबाला सिंह जज हैं, उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि बताइए कि हाँ आपका जो बेल एप्लीकेशन है उसे कैंसिल क्यों ना किया जाए, क्योंकि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ आप ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, तो क्यों ना आपका इस बेल लाइसेंस को रद्द कर आपको सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो फिलहाल के लिए अगले 24 घंटे गिरबाला सिंह के लिए बहुत अहम होने वाले, जो उन्हें बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कहा जा रहा था कि आज ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। महज 24 घंटे, बुधवार को फिर से हेयरिंग है और इस 24 घंटे के अंदर देखना होगा कि गिरबाला सिंह क्या स्ट्रेटेजी अपनाती हैं एक जज रहते हुए। वो किस किस तरीके से तिकड़म लगाकर ब्यूटी पार्लर में लोगों को भेजकर अपनी ही बहू की सीसीटीवी फुटेज मंगवाती हैं। पता नहीं क्या उनके दिमाग में और मन में चल रहा था कि जो बहू 3 घंटे पहले 7,000 रुपए देकर मेकअप करके आती है, वो अगले 4 घंटे के अंदर मौत के आगोश में चली जाती है, और जो उस घर की बुकियां हैं, जो सास है, जो कि जज है, वो उस घर में एक तरीके से घूमते कि मानो कुछ हुआ ही ना उस घर के अंदर। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उसे क्राइम तक पर आप पे पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।